हेलो दोस्तों, वेलकम माय पॉलिटिकल एकेडमी चैनल बाय एम.के. चौधरी। तो अपन पढ़ रहे थे पार्ट फर्स्ट और उसमें अपन ने समाजीकरण का टॉपिक कर लिया था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जो अपना खंड ब है। कौन सा खंड ब है ना, भाग ब है ना, जिसका नाम क्या है, भारत में शासन व लोकतंत्र। ये अपने भाग का नाम है। इसकी इकाई फर्स्ट है, इकाई फर्स्ट, जिसका फर्स्ट लेसन है आपका भारत के संविधान की विशेषताएं। दूसरा जो आपका लेसन है वह है मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व व मूल कर्तव्य। और थर्ड है भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। ये आपकी फर्स्ट इकाई के 3 लेसन है। फर्स्ट इकाई के 3 लेसन जो कितने नंबर के हैं, 10 नंबर के। यानी कि इन लेसनों में से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, 10 नंबर के। तो कृपया ध्यान से पढ़ें, बहुत ही इजी है। अब अपन एक एक चीज को करते चलते हैं, एक एक चीज को आराम से डिफाइन करते हैं। तो आपका जो लेसन रहेगा वह है भारतीय संविधान की विशेषताएं। इसकी भारतीय संविधान की भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ये अपना लेसन है, ठीक है, ये अपना लेसन है। अब देखो दोस्तों, पहले तो अपन भारत के संविधान की विशेषताएं पढ़ने से पहले अपन जानेंगे कि एक्चुअली संविधान ही क्या होता है, कि संविधान ही क्या है। क्या संविधान नियमों व कानूनों का ऐसा समूह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। संविधान नियमों व कानूनों का ऐसा समूह है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था का क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। तो ये क्या है, संविधान है। अब जैसे नियमों व कानूनों का ऐसा समूह, यानी कि देखो अगर अपन बात करें कि भारत नियमों व कानूनों का ऐसा समूह, यानी कि भारत का संविधान जिसमें 395 क्या है, अनुच्छेद आर्टिकल्स है ना, तो ये नियमों का क्या हो गया, एक समूह हो गया। क्या हो गया, एक समूह हो गया, जिससे किसी देश की, यानी कि भारत, जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था, अब ये अगर 395 आ गई तो किस देश की बात हो रही, भारत की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। सीधी सी बात है, यानी कि नियमों या कानून होते हैं, उनका एक समूह होता है ना, जिससे किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है, संविधान कहलाता है। फिर इसके बाद में आते हैं अपन कि संविधान सभा किसे कहते हैं। फिर
भाई अपन ने कह दिया कि संविधान तो इसलिए संविधान सभा, वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है, किसका? संविधान का निर्माण, या वह सभा जो किसी भी देश की संविधान का क्या करेगी? निर्माण करेगी। वह सभा क्या कहलाएगी? संविधान सभा। यानी वह व्यक्तियों का समूह जो किसी देश के संविधान का निर्माण करता है तो क्या कहलाते हैं? वो संविधान सभा कहलाती है। भारत के संविधान का निर्माण भी एक संविधान सभा ने किया था, जिसने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान का निर्माण किया था। यानी भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब बात आ रही है कि संविधान तो उसे कह दिया आपने, तो संविधान के प्रकार कितने हैं? क्या प्रकार? तो अपन प्रकारों की बात करें तो 2 प्रकार के हैं। एक तो अलिखित, कौन सा? अलिखित संविधान, और एक कौन सा? लिखित संविधान। लिखित संविधान। अलिखित तो किसका है? ब्रिटेन का। किसका है? ब्रिटेन का। और लिखित संविधान किसका है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, भारत हो गया, इनकी क्या है? लिखित भी संविधान है। संविधान किसे, फिर रिपीट कर रहा हूं, संविधान किसे कहते हैं? नियमों और कानूनों के समूह को कहते हैं जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। लिखित जो लिखा हुआ नहीं रहता, सॉरी अलिखित जो लिखा हुआ नहीं रहता, और लिखित जो लिखा हुआ रहता है जिसका निर्माण किया जाता है, वह संविधान हो सकता है लिखित। लिखित संविधान किसमें? यूएसए और भारत में। अलिखित संविधान किसमें? ब्रिटेन में। ठीक है, तो ये हो गई संविधान की बात। अब आती है संविधान की विशेषताएं। किसकी? संविधान की विशेषताएं। अब भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन सी है? यानी कि भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये बात करें पढ़ने से। इसकी अब देखो, किताब का क्रम थोड़ा सा तुम्हारे अलग है। मैं जिस क्रम से बताऊंगा उससे आपको याद अच्छा हो जाएगा। पहला तो अपन लिखते हैं कि भारत का संविधान क्या है? लिखित व निर्मित संविधान। लिखित व निर्मित संविधान। ठीक है। दूसरा अपन बात करें तो विश्व का सबसे विशाल संविधान। क्या? विशाल संविधान। तीसरी अगर अपन बात करें तो देखो, अब बात करें इसकी विशेषता है प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। इसकी एक विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसकी एक विशेषता है समाजवादी। इसकी प्रमुख विशेषता है पंथ निरपेक्ष। ठीक है ना? अब ये पहले पढ़ लेते हैं, इनका डिस्कस फिर आगे बढ़ाएंगे। तो लिखित व निर्मित संविधान। लिखित व निर्मित संविधान। आप देखो, लिखित यानी कि भारत का संविधान क्या है? लिखा हुआ है। निर्मित, इसका निर्माण किसने? इसका निर्माण हुआ है। किसने निर्मित किया? संविधान सभा में। किसने? संविधान सभा द्वारा निर्मित है। संविधान सभा द्वारा निर्मित है। कितने वर्ष में कंप्लीट हुआ? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में इसको लिखा गया है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।
ठीक है। इसमें इस अवधि के दौरान मोस्टली 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके, भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ये हो गया कि भारतीय संविधान लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है, इसका निर्माण संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में किया है। आप इसको ऐसे डिस्क्रिप्टिव कर सकते हो। फिर है विश्व का सबसे विशाल संविधान। देखो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। जैसे अगर अपन बात करें, तुलना करें, तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 7 ही अनुच्छेद हैं। फिर बात करें अपन कनाडा, किसकी? कनाडा के संविधान में मात्र 147 आर्टिकल्स ही हैं। फिर अगर अपन बात करें, है ना, ऑस्ट्रेलिया की, तो इसमें मात्र 128 ही अनुच्छेद हैं। इनके सापेक्ष में अगर अपन बात करें तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, व 12 वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। देखो जब भारत का संविधान बना था या लागू हुआ था, जब उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थी। कितनी 8 ही थी अनुसूचियां, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12। 9, 10, 11 और 12 को जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो 4 अनुसूचियां इसमें क्या हुई है? शामिल हुई है। तो इसको देखते हुए क्या लगता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका संविधान है? भारत का अपना संविधान, है ना, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अपन तुलना भी कर सकते हैं, यूएसए में 7 है, कनाडा के में 147 है, ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं? 128 ही हैं, है ना। और भारत में क्या? 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची और 5 परिशिष्ट भी हैं। ठीक है, तो ये होगी इसकी बात, है ना। अब पढ़ते हैं इसी की विशेषता, प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? जैसे अपन कोई निबंध लिखते हैं, माना कि आपकी हिंदी में निबंध आ गया, जैसे कि महिला सशक्तिकरण, तो आप पहली हेडिंग उसमें क्या डालोगे? प्रस्तावना, है ना, कि आप उस निबंध में क्या लिख रहे हो, उस निबंध का उद्देश्य क्या है आपका। तो वही बात यहाँ है कि अपने संविधान में नागरिकों को क्या प्राप्त है, यानी कि भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है, उसके लक्ष्य क्या है, इनका वर्णन किसमें किया गया है? प्रस्तावना में। इसलिए तो इसको उद्देश्य का कहते हैं, उद्देश्य का भी तो कहते हैं, है ना। तो उद्देश्य क्या है ना। तो प्रस्तावना क्या है? वह जिसमें भारतीय संविधान के उद्देश्य व लक्ष्यों को शामिल किया जाता है, दर्शाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना में जैसे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता और सर्वप्रतिष्ठा की क्षमता। तो इस प्रकार से आपकी क्या है? प्रस्तावना है। प्रस्तावना शुरू कहां से होती है? हम भारत के लोगों से, हम भारत के लोग। इसी लेसन का आपका एक पूरा पार्ट है प्रस्तावना का, उसमें पढ़ेंगे अपन की प्रस्तावना को डिवाइड भी करेंगे, उसमें कौन सी डेट का उल्लेख है, उसमें कौन से हिंदू माह का उल्लेख है, सब पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो इतना ही जानना है। और एक बात जरूर जानिए कि प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने क्या कहा है? राजनीतिक कुंडलिका। याद रखना, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है ना। तो प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने क्या कहा है? राजनीतिक कुंडली कहा है। तो ये हो गया। अब पढ़ते हैं अपन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बिल्कुल इससे समझ में आएगा, नोट्स टाइप बन जाएंगे आपके। तो प्रस्तावना हो गई, ये हो गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया, ये बता देता हूं मैं। अब बात करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहां बात करेंगे उसकी। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है? देखो पहले तो बताओ कि
प्रभुसत्ता अपनी 11th में पढ़ी थी, संप्रभुता, सॉवरेंटी, है ना। सॉवरेन सुपरलेस शब्द से बना, जिसका अर्थ क्या है, सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च सत्ता। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत में संप्रभु यानी कि सर्वोच्च कौन है, बताओ देंगे, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, नहीं, ना तो प्रधानमंत्री सर्वोच्च है, ना राष्ट्रपति सर्वोच्च है, ना मुख्यमंत्री सर्वोच्च है। क्यों? क्योंकि भारत में सर्वोच्च है जनता। संप्रभु शक्ति किसके पास है, जनता के पास है। क्योंकि प्रस्तावना पर क्या, प्रस्तावना जो शुरू होती है वह कहां से होती है, हम भारत के लोगों से। तो इसका मतलब संप्रभु शक्ति किसके पास है, जनता के पास। एक अर्थ तो ये हो गया। दूसरा संपूर्ण प्रभुत्व का अर्थ है कि भारत क्या, भारत अपने बाह्य व आंतरिक, बाह्य व आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है। समझे? भाई यानी कि विदेश, ठीक है ना, विदेश यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारत अपने बाह्य मामले हैं जो अन्य देशों के साथ संबंध हैं, यानी कि भारत में किसी दूसरे देश की शासन व्यवस्था नहीं है, या भारत में शासन करने की शक्ति किसी दूसरे देश के पास नहीं है। ये कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को जो भारत आजाद हुआ था। उससे पहले भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, ठीक है। तो भारत अपने आंतरिक व बाह्य, अंदर भी, ऐसे नहीं कि जैसे राजस्थान केंद्र सरकार को ऑर्डर दे सकता है, ऐसा नहीं है क्या, कि भारत अपने बाह्य और आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है। इसका अर्थ भी समझ में आ गया होगा। फिर है समाजवादी, सोशलिस्ट। समाजवादी क्या है कि समाजवाद प्रमुख बल देता है कि समाज में विषमता नहीं हो। किसका अभाव हो? विषमता का। विषमता का क्या होना चाहिए? अभाव। सभी को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। मैं उद्योगों में राज्य का भी नियंत्रण रहे, है ना। तो भारत में कौन से समाजवादी, भारत, अब देखो विषमता का अभाव नहीं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत में, अब भारत में वैसे तो लोकतांत्रिक समाजवाद चलता है। कौन सा चलता है? लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी कि समाज में ज्यादा अधिक मात्रा में भेदभाव नहीं हो, विषमता नहीं हो। समाज में विषमता के कारण समाज विभिन्न भागों में डिवाइड नहीं हो, सभी को मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त हो, राज्य के नियंत्रण में आर्थिक संसाधन भी हो तथा आर्थिक संसाधनों का वितरण समान रूप से प्रत्येक व्यक्ति के साथ किया जाए। तो ये कौन सा समाज? देखो ये जो दोनों शब्द हैं, ये अंतर्निरपेक्ष और समाजवादी, ये अपना 42वां जो अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, ठीक है, ये 1976 में, उसमें जोड़े गए थे, ठीक है ना, दोनों समाजवादी अमेंडमेंट। और एक और जोड़ा था अखंडता। कौन सा जोड़ा था? अखंडता, ठीक है, याद किया ना, प्रस्तावना में फिर पढ़ेंगे। पर फिर है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, बात एक ही है, थोड़ा सा मीनिंग का चेंज आ जाता है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत सभी धर्मों को समान मानता है, कि भारत सभी धर्मों को समान मानता है। वह भारत का कोई भी राज्य धर्म या राष्ट्र धर्म नहीं है। क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्ष कहलाता है। तो ये अपन ने पढ़ लिया था, है ना, ये पढ़ लिया है। कितनी विशेषताएं हो गई है? 5 हो गई है। तो हो गई अपनी, एक तो यानी कि भारत सब
भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित में निर्मित है, प्रस्तावना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। फिर उसके बाद में पंथनिरपेक्ष समाजवादी। अब अपन पढ़ेंगे कि भारत में ये संविधान की एक तो विशेषता एकल नागरिकता। कौन सी है? एकल नागरिकता। फिर अपन आपातकालीन उपबंध भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पढ़ेंगे संसदीय व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था भी लेना व्यवस्था। और इधर पढ़ लेते हैं मूल अधिकार व मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ये हाँ, तो अब देखिए एकल नागरिकता क्या होती है। एकल नागरिकता क्या होती है? देखो दोस्तों, यानी कि जो संघात्मक राष्ट्र है, कौन से? संघात्मक। आपकी विशेषता है कि एकात्मकता के साथ संघात्मकता के साथ एकात्मकता का मिश्रण, उसमें मैं अच्छे से समझूं। जो संघात्मक राष्ट्र हैं वहां कौन सी नागरिकता होती है? दोहरी। ठीक है, कौन सी होती है? दोहरी। दोहरी नागरिकता का एग्जाम्पल समझ सकते हो कि ये अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में। जैसे वहां एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता है और एक है वहां की राज्य, जैसे कि न्यूयॉर्क वहां का एक राज्य है, तो न्यूयॉर्क की भी सदस्यता। भारत के संदर्भ में आप समझ सकते हो कि अगर भारत में दोहरी नागरिकता रहती तो नागरिक के पास भारतीय नागरिकता होने के साथ साथ, जैसे अपन राजस्थान के निवासी हैं तो अपने पास फिर राजस्थान की भी नागरिकता रहती, यानी फिर दो आधार कार्ड बनते अपने, एक तो राजस्थान का बनता है, एक भारत का बनता है। अभी तो कौन सा बनता है? भारत का ही बनता है ना, जिसमें लिखा हुआ था ना आपके आधार कार्ड के ऊपर भारतीय सरकार, है ना। क्यों? क्योंकि भारत में कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। यहाँ केंद्र व राज्य इकाइयों की एक ही नागरिकता है, एक ही नागरिकता है। क्या है? एक ही नागरिकता है। दोनों में राज्यों की अलग से नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया। इसीलिए तो अपन कहते हैं गर्व से कि हम भारतीय हैं। ठीक है, तो ये है एकल नागरिकता। फिर है आपातकालीन उपबंध। देखो ये संसदीय व्यवस्था वालों कहते हैं इसको। देखो आपातकालीन उपबंध भाग संविधान के भाग 18 में पहला क्वेश्चन। आपातकालीन उपबंधों का वर्णन किसमें किया गया? भाग 18 में। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। तो भारतीय संविधान कितना अद्भुत संविधान है, अद्वितीय संविधान है। इस जैसा संविधान ही नहीं है कि जब राष्ट्र पे कोई आपातकाल स्थिति आ जाए, संकट आ जाए, तो भारत में जो संघात्मक राष्ट्र है वो एकात्मकता में बदल जाता है। यानी आपातकालीन उपबंध की विशेषता किसकी है? किसकी है? एकात्मक राष्ट्र की। ठीक है, इसमें क्या है? संपूर्ण शक्तियां किसमें निहित हो जाती है? राष्ट्रपति में निहित हो जाती है। अब भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का उल्लेख किया है। पहला है राष्ट्रीय आपात। देखो ये शब्द नहीं है संविधान की राष्ट्रीय आपात। क्या है? क्या? बाह्य आक्रमण, युद्ध व सशस्त्र विद्रोह। डिटेल में अपन राष्ट्रपति वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको। सशस्त्र विद्रोह शब्द किसकी जगह जोड़ा गया था? आंतरिक अशांति की जगह। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ठीक है, तो बाह्य आक्रमण, युद्ध व सशस्त्र विद्रोह किस अनुच्छेद के तहत? 352 के तहत
कौन सा आपातकाल लग जाएगा? राष्ट्रीय आपात। फिर 356 में राष्ट्रपति शासन, ठीक है। ये कब? जब राज्यों की सरकार संवैधानिक रूप से नहीं चल रही है और है अगर भारतीय संचित निधि में पैसे खत्म हो जाए तो कौन सा आपात लगता है? 360 के तहत द्वितीय आपात। कौन सा? द्वितीय आपात। तो 3 प्रकार के आपातकालों का उल्लेख है। डिटेल में पढ़ेंगे राष्ट्रपति की 2 प्रकार की शक्तियां, एक तो सामान्यकालीन शक्तियां और एक आपातकालीन शक्तियां। मैं पढ़ेंगे उनको डिटेल से पढ़ेंगे, क्यों लगाया जाता है, कितनी अवधि तक रहता है, सबसे ज्यादा कौन सा लगा है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद में आते हैं मूल अधिकार। कौन सा है? मूल अधिकार। देखो मूल अधिकार होगा तो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक ही है, नेक्स्ट जो लेसन है मूल अधिकार। ये तो मूल अधिकार किसमें? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किनका वर्णन है? मूल अधिकार का वर्णन है ना। किसको प्राप्त है? नागरिकों को। किसके विरुद्ध? राज्य